नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। आज मैं महत्ता शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के क्रम में विषय हिंदी जो कि 20 नंबर का आता है उसके प्रश्नों का एनालिसिस करूंगा और इसके बाद इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम महत्ता शिक्षक भर्ती के प्रश्नों का एनालिसिस पूरा हो जाने के बाद 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके प्रश्नों का भी एनालिसिस करेंगे। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रिया, क्योंकि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय आते हैं उसे ही हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब हुआ क्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प है वैज्ञानिक, दूसरा व्याकरण, तीसरा बहुज्ञ, चौथा शास्त्रज्ञ। इसका सही जवाब होगा जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है बाल मुकुंद। तो इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला मैथिली समगुप्त, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इसी रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से बनेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, जब महान में तो जोड़ेंगे तो बनेगा महत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा महत्व। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके यूपी टेट में। और इसका जो सही जवाब होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दिया था। तो इसका सही जवाब होगा बीज वपन काल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा हिंदी शब्द संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी में सही जवाब फारसी है, फारसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आँख, पाँव, गांव, गृह। देखिए, तद्भव तत्सम, तत्सम अर्थात उसके समान, तत् मीन्स उसका, सम समान, उसके समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान। तो जो भी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उसे हिंदी में तत्सम शब्द कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प में आँख, जो कि संस्कृत में अगर इसको कहें तो नेत्र या नयन होगा, पाँव जो कि तद्भव ही है, पाद होगा संस्कृत में इसका, गांव तद्भव है, ग्राम्य होगा या ग्राम होगा संस्कृत में, गृह यहाँ पर तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव जो होगा वो घर होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वह है गृह। आगे निर्देश, प्रश्न संख्या 9 एवं 10। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। यह पैराग्राफ है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि यह पैराग्राफ को अगर आपके पास समय है तो एक बार पढ़ लीजिए, और अगर नहीं है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? दूसरा क्वेश्चन था छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? ये दो क्वेश्चन दिया गया था। तो इस दो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ऊपर पैराग्राफ को पढ़ेंगे। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं।
इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन था, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो उत्तर दिया हुआ है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि छलने की कला का खुलकर उपयोग करेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब है खुलकर उपयोग करते हैं। आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही या सत्य नहीं है, लेकिन इसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो एक क्वेश्चन था, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि पाखंड एवं दिखावे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाखंड एवं दिखावा। आगे बढ़ते हैं, इसको तो बता ही दिए खुलकर। क्वेश्चन नंबर 11, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रूपक अलंकार। और इस प्रश्न का विश्लेषण आगे हम बताएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में अगर डिस्कस करें तो इस प्रश्न का सबसे पहले अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और रूपक अलंकार क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो रूपक अलंकार वह अलंकार है जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता हो, अर्थात उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट किया जाता हो। यहाँ पर देखा जाए तो बीती विभावरी जागिरे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस कविता में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ओ सखी उठो, बीती विभावरी रात बीत चुकी है और दिन हो रहा है। अंबर पनघट, यहाँ पर अंबर जो है उपमान है, पनघट उपमेय है। और आपको बता दूं कि उपमान क्या होता है। उपमान, मान मतलब भगवान, भगवान मान, मान वान, ऐसे याद कर सकते हैं। मान वान भगवान, भगवान से ही किसी की तुलना की जाएगी, भगवान का किसी से तुलना नहीं होगा। अर्थात उपमान वह होगा जिससे तुलना की जाएगी। उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है और उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है और जिससे की जाती है उपमान है। तो यहाँ पर अंबर और पनघट में अंबर उपमान है, पनघट उपमेय है। तारा और घट में तारा उपमान है, घट उपमेय है। उषा नागरी में उषा उपमान है, नागरी उपमेय है। और दोनों को एक समान दिखाया गया है क्योंकि अंबर को और पनघट को दोनों में समानता दिखाया गया है। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ओ सखी उठो, क्योंकि उषा रूपी स्त्री, उषा नागरी मतलब उषा रूपी स्त्री अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात दिन हो रहा है, तारे डूब रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है और दिन का आगमन हो रहा है। तो इस कविता में ये दिखाया गया है। और एक इसका ट्रिक भी होता है रूपक अलंकार का कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तो क्वेश्चन देखते ही यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हैं। तारा घट उषा नागरी अंबर पनघट में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग मिले, अधिकांश कविताओं में या जो हमारे पद्यांश हैं उसमें अगर अलंकार पूछा जाए और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर आप लोग रूपक अलंकार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरक सुवृत्त भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित। अलंकार को प्रभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये तो पढ़ना पड़ेगा किस कवि की है। तो इसमें से यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो केशव दास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ध्यान देने है, नहीं पूछा गया। कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें नहीं पूछा है वहाँ पर ध्यान देना होता है। पहला वीणापाणी जो कि सरस्वती का है, भारती सरस्वती का है, वाग्देवी भी सरस्वती को
कहा जाता है। जाह्नवी यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जाह्नवी गंगा नदी की पर्यायवाची होती है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा मैं, हम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो कि संस्कृत में होता है। इस तरह से मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा, हम उत्तम पुरुष हो जाएगा, है ना, तो मध्यम पुरुष। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए महाप्राण और अल्पप्राण, इसको वर्णमाला में अच्छे से बताया गया है और मैं भी इसका एक टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर इस प्रश्न के एनालिसिस अगर किया जाए तो महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं दूसरे और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। क, ख दूसरा है, छ दूसरा है, ठ दूसरा है, थ दूसरा है, फ दूसरा है। तो क, च, ट, त, प ये जो होता है इसका दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा ख, छ, ठ, थ, प, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो द्विगु संख्यावाची, अर्थात संख्यावाची अगर पहला शब्द हो तो यहाँ पर समास होगा द्विगु समास। कर्मधारय अगर बात करें तो पहला पद विशेष और दूसरा विशेष। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें कारक का लोप होगा। बहुव्रीहि समास की बात करें तो तीसरे की ओर संकेत करेगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्विगु समास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत हुआ है? तो यहाँ पर अगर अनुप्रास अलंकार होता तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी सही जाता, लेकिन विकल्प में अनुप्रास अलंकार नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार की अगर बात करें तो विरोधाभास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर दो शब्दों में विरोधात्मक शब्द एक साथ आते हैं। दो विरोधी शब्द अगर एक साथ आ जाएं तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर आत्मा को मांसहीन, रक्तहीन, अस्थिहीन, बुद्धिहीन कहा गया है, जबकि आत्मा नश्वर होता है, आत्मा की कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विरोधाभास अलंकार। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसका सही जवाब होगा, ये तो सिंपल है, ये योजक चिन्ह होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग ये बार बार पूछा जाता है और इसे तो कवि लेना चाहिए, क्योंकि जो कवि का स्त्रीलिंग होगा वो कवयित्री होगा। बहुत लोग इसको कवित्री कर देते हैं, है ना, लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है, ये नहीं होता है। इसका जो सही होगा वो कवयित्री होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें हिंदी के जो 20 प्रश्न आए थे, सभी 20 प्रश्नों का एनालिसिस कर दिया गया है। अब नीचे हम इन प्रश्नों का कुछ डिटेल में एनालिसिस बताते हैं। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 प्रश्न पत्र का विश्लेषण विषय हिंदी, जो कि 20 अंक का आएगा। पहला जो क्वेश्चन था वो कृदंत प्रत्यय का था। तो मैंने बता दिया कि जो क्रिया अथवा धातु के बाद लगाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया अथवा धातु के बाद लगाया जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे चढ़ना, चढ़ना, चढ़ने वाला। चढ़ना अगर ना, ने, नी अगर किसी भी शब्द के अंत में आता है तो क्रिया कहलाता है, और क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय आ गया तो इस तरह से एक कृदंत प्रत्यय हो गया। चढ़ना, चढ़ने वाला। उसी तरह से पढ़ना, पढ़ने वाला। दूसरा एक क्वेश्चन उसमें था तत्सम, जिसको मैंने पहले बता दिया कि तत्सम अर्थात उसके समान, संस्कृत के समान, तो वहाँ पर गृह था। आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को देख लेते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, अर्थात समानता होती है उपमेय और उपमान में, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमान को मैंने बता दिया था, उपमान, मान, भगवान, मानवान,
इस तरह से भगवान से ही किसी की तुलना की जाएगी, अर्थात जिससे तुलना की जाएगी, अर्थात भगवान से तुलना की जाएगी, तो जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जो तुलना के योग्य हो, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो आया था, बीती रात और नागरी, जयशंकर प्रसाद की रचना थी, कविता जयशंकर प्रसाद की थी। यहाँ पर उषा आकाश में तारों को डुबा रही, अर्थात सुबह हो रही है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी उठो, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। यहाँ पर सुबह जब हो रही है तो स्त्री, उषा को स्त्री बताया गया, आकाश को पूरा पनघट बता दिया गया और तारे को घड़ा बता दिया गया, जो कि उसमें डूब रही, धीरे धीरे तारे टिमटिमाना बंद कर रहे हैं, अर्थात तो आकाश रूपी पनघट में डूब रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर काव्य के माध्यम से। और अगर हम ट्रिक भी आपको बता चुके हैं कि अगर ट्रिक की बात करें तो रूपक अलंकार का एक ट्रिक होता है कि उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण की अगर हम बात करें तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका ट्रिक है। आगे देखते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, दो विरोधी पदार्थों का संयोग, आत्मा के साथ मांसहीन, रक्तहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त हैं जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप आकार गुणधर्म नहीं होता। यह इस तरह से विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। तो एक प्रश्न उसमें पूछा गया था, बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है बीज वपन काल। और इसी में से कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है, तो आपको एक बार इसका रिव्यू करा दिया जाए। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल, डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, राम कुमार वर्मा चारण काल या संधि काल। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा था इसे, आदिकाल को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, कई बार टेट परीक्षा में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है। इस तरह से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।